गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखिए भाई, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप की अगर हम लोग बात करें तो उससे पहले बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमको समझना होगा इंडिया के बारे में कि जो हमने पढ़ा है पहले उसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। काम करते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बताइए आप जल्दी से, पहला क्वेश्चन हम डालते हैं सामने। विच ऑफ द गिवन लेजिस्लेशन गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू देयर, नहीं, थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम। दिया गया कौन सा संशोधन, ये लेजिस्लेशन कह सकते हैं या फिर ये सही मायने में तो अमेंडमेंट कहें तो ज़्यादा सही है, लेकिन एक दो बार लेजिस्लेशन भी आ जाता है क्योंकि सेम ही चीज़ है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है। तो बताएं भाई कौन सा इसका करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा होना चाहिए? मैं जस्ट आपका 15 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ। सर करंट अफेयर्स कौन टीच करेंगे? भाई अभी तो स्टार्टिंग तो मेरे को ही बोला गया था, अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, देखते हैं कौन करते हैं। नीरज भाई, सब ठीक है? चल लाइव है। सम प्रॉब्लम, रुक गया। हाँ, मेरे को भी वही लगा था कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अभी ठीक है ना? स्ट्रीमिंग पॉज हो गया था लेकिन अभी तो सही है। हम्म, अभी सही है ना? नाउ स्ट्रीमिंग पॉज्ड, अगेन पॉज्ड, फिर हो गया, फिर गड़बड़ हो गया। ओके, अभी ठीक है। अभी तो लाइव है मेरे को लग रहा है। एक बार बताओ सब लोग। विराट, रोहन, बंटी, नाउ इज फाइन। ओके ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। मैं आपको एक बार पोल पर देता हूँ फिर से क्वेश्चन को। नहीं, मैंने दे दिया था, आपने आंसर भी कर दिया था इस क्वेश्चन का, तो आंसर भी आ गया था हमारे पास। और 50% स्टूडेंट का आंसर सही था। फाइन, ओके चलिए। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा, उसका आपका आंसर क्या होता है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993, जो 73वां संविधान संशोधन था 1993 लिखा है अब यहाँ पर। अगर खुद से लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वैसे पास होने का ईयर है 1992, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो पाया था, ये इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था? ये 24 अप्रैल 1993, यही बताया था ना? ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। देखिए भाई, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993, वैसे 1992 लिखना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अमेंडमेंट का जो ईयर है उसके थ्रू है कि द फिलोसफी ऑफ पंचायती राज इज डीपली स्टीप्ड in the tradition and culture of the rural India is by no means a new concept. April 24, 1993 is a रेड लेटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक लेटर आया जिसको रेड कलर का था, इसलिए इसको रेड लेटर कहा गया। देन द हिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया एज वन ऑफ दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 केम इनटू फोर्स टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है ना? अब बात आती है भाई, जो थ्री टीयर होता है उसका मतलब क्या होता है? इसमें ना एक शब्द आया, वैसे तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, अनुसूची नंबर 11 इसी के द्वारा ऐड की गई थी, लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो अमेंडमेंट हुआ है इसके थ्रू थ्री टीयर सिस्टम का मतलब क्या है, एक बार वो बता देता हूँ। क्या था? जो थ्री टीयर सिस्टम था, हालांकि पहले से था लेकिन यहाँ से कंपलसरी कर दिया गया। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिस्तरीय। अब देखो, सबसे जो छोटा लेवल है, सबसे जो लोअर लेवल है, उसमें होता है विलेज। विलेज का मतलब होता है आपका ग्राम। कौन से क्या होता है? विलेज पंचायत होती है। विलेज पंचायत का मतलब क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है बेटा। क्या होता है? ग्राम पंचायत। ये जो विलेज पंचायत है, ग्राम पंचायत, इसका सीधा सीधा यहाँ पर जो मतलब होता है वो क्या होता है? वो होता है ग्राम सभा। क्या होता है? ग्राम सभा। मतलब यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं। इट मीन्स एट विलेज लेवल पंचायत इज नोन एज ग्राम सभा। एंड सेकंड इज इंटरमीडिएट लेवल ब्लॉक। ये लोअर वाला हो गया, ठीक है ना? और ये वाला आपका इंटरमीडिएट वाला हो गया, इंटरमीडिएट। तो ब्लॉक वाला जो होता है, ब्लॉक का मतलब क्या होता है? प्रखंड। ब्लॉक को ब्लॉक भी बोल देते हैं और ब्लॉक को भाई प्रखंड भी बोल देते हैं। ये जो आपका होता है, ये आपका होता है पंचायत समिति।
क्या होता है? ये होता है बेटा पंचायत समिति। पंचायत समिति जो आपकी है वो होती है ब्लॉक लेवल पे। उसके बाद फिर आता है अपर लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। कौन सा वाला होता है? डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है वो होता है जिला स्तर। और जिला स्तर वाला, जैसे अभी उत्तर प्रदेश अगर में आप कोई है तो यूपी में अभी इलेक्शन हुआ है, वो आपका जिला परिषद, ठीक है ना, पंचायत वाले इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ पर होएगा जिला परिषद कहते हैं उसको। ठीक है, ये सिस्टम होता है आपका 3 टियर वाला। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्न में से कौन संविधान की मसौदा समिति, जिसे प्रारूप समिति भी कहते हैं, के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बेटा ग्राम पंचायत जो होती है वो आपके काम करते हैं सिर्फ एक विलेज के लिए, ओनली फॉर 1 2 और 3, जो आसपास के एक विलेज होते हैं वहाँ प्रधान काम करता है। और जो क्षेत्र पंचायत लिखा होता है, क्षेत्र पंचायत का मतलब होता है ब्लॉक लेवल पे काम करती है, पंचायत समिति उसको बोलता है। ये अभी के लिए मेन डिफरेंस मान सकते हो, बाकी आगे की कहानी की आगे बात करेंगे। ठीक है, पंचायत आगे पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर है हमारे पास, ये वाला जो चैप्टर है ये हमारे पास है भाई, तो उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। बताइए जल्दी से। इसका आंसर आप लोगों ने किया, 56% स्टूडेंट है बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल सही है। बी आर अम्बेडकर, और बी आर अम्बेडकर जो है भाई वो चेयरमैन थे। अब मेरे को ये बता दो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने थे, हाउ मेनी मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमेटी? जो टोटल मेंबर थे, कुल सदस्य थे, तो वो इसमें कितने थे बताइए, इंक्लूडिंग चेयरमैन। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंक्लूडिंग चेयरमैन? बताओ जल्दी से, क्या होना चाहिए? 7, ठीक है, तो 6+1 कह सकते हैं, 7 मेंबर टोटल मिला के थे। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा इसके बाद, हु अमंग द गिवन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1946? इनमें से कौन जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं था? बताएं जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए? जल्दी से बताइए। बताओ बेटा। कार्तिक का आंसर ताबड़तोड़ वाला आ चुका है 3 सेकंड के अंदर अंदर। बाकी बच्चे, नीरज का भी आंसर आ चुका है। मयंक बेटा रॉन्ग हो गया, आगे ध्यान रखेंगे, दोबारा से कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। और आंसू सही है, विराट बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होता है सी आंसर करेक्ट है। और 58 पॉइंट बल्कि 64% स्टूडेंट है जिनका आंसर ये वाला सही है। तो महात्मा गांधी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अध्यक्ष या सदस्य कुछ भी नहीं थे। गांधी जी जो थे मेंबर ही नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज रिलेटेड विद? बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी? कल ही हम लोगों ने इसको पढ़ा था। आपका बलवंत राय मेहता जो कमेटी है वो आपकी किससे रिलेटेड है? जल्दी से बताओ भाई, 20 सेकंड के अंदर अंदर। इसीलिए इनको फादर भी कहा जाता है किसी चीज का। बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, ये मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही आ रहा है। 85 86% बच्चे अभी तक ये वाला सही कर चुके हैं। तो बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कौन सा वाला भाई, उसका करेक्ट आंसर होता है पंचायती राज सिस्टम। यही तो है, फादर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, फादर बोलते हैं, पिता बोलते हैं, जनक बोलते हैं। ठीक। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो देश की सबसे पहली ग्राम पंचायती, एक और क्वेश्चन करते हैं उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। बताइए, फर्स्ट विलेज पंचायत, अगर किसी को पता है तो बता दो। फर्स्ट विलेज पंचायत वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, देश की प्रथम, कहां पर था, राजनगर नहीं था बेटा, नागौर था। ठीक है, कहाँ हुआ, नागौर वाला है, नागौर, नागौर करेक्ट आंसर है, सुदीप ने आंसर सही किया है, नागौर। और नागौर का जो डेट था वो, नागौर कहाँ पर है, राजस्थान। नागौर जो कहाँ पर है, राजस्थान में। कब हुआ था वो भी आप ध्यान में रखेंगे। इट वॉज स्टार्टेड ऑन, ऑर्गेनाइज्ड ऑन 2 अक्टूबर 1959। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा हो गया, फर्स्ट स्टेट आपका राजस्थान, और सेकंड स्टेट कौन सा हो गया, ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश। दोनों ध्यान में रखना। चलिए अब आज के टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या कहता है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जो हमारी भारत है, भारत की नागरिकता है भाई, क्या होती है, जो भारत की नागरिकता है वो क्या होती है, तो देखते हैं क्या है। भारत की जो नागरिकता है बेटा, भारत के लोगों को मिल रही है, कुछ बाहर वालों को भी मिल सकती है, कुछ कंडीशन के साथ में। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके बेस पर कोई बाहर वाला बंदा भी आके इंडिया की सिटीजनशिप अडॉप्ट कर सकता है। एनी फॉरनर हैज राइट टू अडॉप्ट द इंडियन सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब संविधान के अनुसार कर सकता है। तो क्या कहता है भारत के संविधान के भाग 2, कौन सा पार्ट है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका होता है पार्ट नंबर 2, और अंडर आर्टिकल नंबर 5 to 11, जिसमें आपकी सिटीजनशिप कैसी होती है, सिंगल, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ से, कहता है भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 और 11 के बीच, मतलब 5 से लेकर 11 के बीच नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को समाविष्ट किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अंडर पार्ट नंबर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 5 to 11 contains provision related to the citizenship. The Indian Constitution provide for single citizenship. कोई दिक्कत नहीं, पार्ट 1 भी पढ़ा देंगे, ये शेड्यूल में जैसे आ गया है, अभी जैसे शेड्यूल तैयार किया गया पहले वो पढ़ लेते हैं, पार्ट 1 भी पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। जो पार्ट 1 है बेटा वो भी पढ़ा देंगे, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल भी किसी तरह की मतलब, पढ़ा देंगे कार्तिक, चिंता ना करो। ठीक है, पहले जो ये वाला है इसे पढ़ लो। अगर आज वक्त मिला तो आज वक्त इसी के साथ में पढ़ा देंगे पार्ट नंबर 1 भी। अगर आज ही टाइम मिल गया तो आज पढ़ा देंगे, वरना जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन कंप्लीट करा देंगे पार्ट 1। वो बिल्कुल टेंशन ना लो आप लोग। चलिए अब क्या कहता है भाई, तो ये सिटीजनशिप आपकी होती है 5 to 11 अंडर पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट कहता है इसके बाद में, सामान्यतः शासन प्रणाली में, मतलब जो हमारा गवर्नेंस होता है, जिसको हम शासन प्रणाली बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग गवर्नेंस बोलते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। जनरली जो होती है, अदर कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो क्या होती है, बहुत सारे कंट्रीज में दोहरी नागरिकता होती है, मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप होती है बेटा। क्या होती है, ड्यूअल सिटीजनशिप। एक संघ की नागरिकता होती है तथा दूसरी क्या होती है, दूसरी राज्य की नागरिकता, यथा अमेरिका, स्विट्जरलैंड। ठीक है, संघात्मक राज्यों में दोहरी नागरिकता है। क्लियर हुआ पॉइंट यहां तक।
बताओ, कोई डाउट हो तो तुरंत बोल देना। ठीक है, तो क्या कहता है भाई, सीधा सीधा कहता है जनरली देयर इज अ सिस्टम ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप इन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, वन इज द सिटीजन ऑफ द यूनियन, मतलब एक तो देश की हो गई, एंड सेकेंडली देयर इज अ सिस्टम ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, एंड सेकेंडली ऑफ स्टेट। ठीक, उसको बोलते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप। तो इसका मतलब जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, सपोज करते हैं, सपोज कि अगर इंडिया की भी आपकी नागरिकता है, क्या है, इंडिया की भी अगर आपके पास नागरिकता है, और इंडिया के साथ में यूपी की भी नागरिकता है, दिल्ली की भी है, महाराष्ट्र की भी है, तो ये ड्यूअल सिटीजनशिप हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली आपकी ड्यूअल सिटीजनशिप हो जाएगी। वरना तो फिर आपका सिंगल सिटीजनशिप होता है, अगर क्या करते हैं, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ओनली कंट्री के नागरिक हैं तो। ठीक। हम्म। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है भाई, आगे सीधा सीधा है, ये पॉइंट समझ आ गया ना। जैसे यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया, वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। इंडिया, ब्रिटेन, यहाँ पर आपकी सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है ना, इंडिया। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और पॉइंट नोट कर देता हूँ यहाँ पर, सोर्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, सोर्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता का स्रोत कौन सा होता है, ब्रिटेन। हमने कहाँ से कॉपी किया है, ब्रिटेन से कॉपी किया है, क्योंकि ब्रिटेन में आपका कैसा होता है, सिंगल सिटीजनशिप होता है बेटा। कैसा होता है, सिंगल सिटीजनशिप होता है। हमारे यहाँ पर कैसा वाला है भाई, हमारे यहाँ पर जो सिटीजनशिप है वो कैसा है, सिंगल सिटीजनशिप है। इट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, बट इन इन यूएसए, इन अमेरिका सिटीजनशिप कैसा वाला है आपका, वो आपका होता है ड्यूअल सिटीजनशिप, स्टेट एंड कंट्री बोथ, उन दोनों का जो सिटीजनशिप है वो कैसा वाला है, वो आपका दोनों का सिटीजनशिप होता है। कोई डाउट है, बताइए जल्दी से। हम्म, सब ठीक। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो कहता है वो क्या कहता है, यहां से आता है। तो बेटा भाग दो, नागरिकता। और भाई जो नागरिकता कहती है वो क्या कहती है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, सिटीजनशिप एट द कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है, संविधान जब प्रारंभ हुआ था तो भारत देश की जो नागरिकता वो बहुत सारे लोगों को मिली थी। तो वही आपका यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिटीजनशिप एट द कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पर भारत के नागरिकों को, जो भी यहाँ पर इंडिया में थे, उन सबको भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई थी। दूसरा वाला कहता है आर्टिकल नंबर 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, मतलब वहां से जो इंडिया में आ गए थे, माइग्रेट जो हुए थे, करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सम पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 7, आर्टिकल नंबर 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, उनके लिए नागरिकता थी, सिटीजनशिप राइट ऑफ सम माइग्रेंट टू पाकिस्तान। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 8, क्या कहता है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अदर कंट्रीज में रहते हैं बट हमारे इंडियन है, तो राइट टू सिटीजन ऑफ सम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इन इंडिया, दे आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कहता है आर्टिकल नंबर 19, विदेशी राज्य की नागरिकता से स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। मतलब ये एंड हो जाता है कैसे, पर्सन वॉलेंटरी अर्निंग सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन स्टेट नॉट टू बी द सिटीजन। अगर किसी ने बाहर देश की कोई नागरिकता ले ली तो इंडिया की समाप्त हो सकती है, बट बच भी सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। आर्टिकल 10, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, मेंटेनिंग द राइट ऑफ सिटीजन। कैसे वो बने रह सकते हैं अगर बाहर देश का भी नागरिक हो जाता है तो। लास्ट वाला है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संसद के पास ये राइट है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि के द्वारा विनियमन किया जाना।
रेगुलेशन ऑफ द राइट टू सिटीजन बाय द पार्लियामेंट बाय द लॉ। अब इसका मतलब समझो, आर्टिकल नंबर 11 का, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टिकल नंबर 11 मतलब क्या होता है? हु हैज, क्वेश्चन है मेरा आपका से, ये क्वेश्चन है आपका, हु हैज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11 हु हैज राइट टू गिव और चेंज या प्रोवाइड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। किसे? भारतीय नागरिकता देने का या प्रदान करने का या फिर उसे परिवर्तित करने का अधिकार है। तो किसे है बताओ, चलो ऑप्शन देते हैं। नंबर 1 एमपी, नंबर 2 पार्लियामेंट, नंबर 3 प्रेसिडेंट और नंबर 4 वाइस प्रेसिडेंट। बताइए, अब आंसर कीजिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से बताइए। क्या होना चाहिए भाई, जल्दी से बताएं। 92% स्टूडेंट है जिनका आंसर करेक्ट हो चुका है, और वो वाला आंसर आपका क्या होता है? पार्लियामेंट इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। अब बात आती है इसके बाद, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि कैसे कोई किसी देश का नागरिक हो सकता है। भारतीय नागरिकता की प्राप्ति, है ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं इसको सही कर दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मैंने और भी ऐड किया था शायद, एक बार चेक करते हैं। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ऊपर क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ लो, आप लिखा है भारतीय नागरिकता की प्राप्ति। कैसे हो सकती है? अडॉप्शन, या तो कोई खुद से पहले से है, ऑफ था इंडियन सिटीजनशिप। ठीक। तो पहला कहता है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। सबसे पहले क्या कहता है? एकल नागरिकता होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, वो प्राप्त हो सकती है। दूसरा कहता है, मतलब हमारी जो नागरिकता वो कैसी है, हाउ, रीजन, किस तरह की नागरिकता है। दूसरा कहता है नागरिकता के लिए निर्धारित 3 श्रेणियां होती हैं, सिटीजनशिप थ्रू 3 कैटेगरीज प्रेसराइज्ड बाय फॉर द सिटीजन। कितने टाइप की? 3 टाइप की। वो 3 टाइप की कौन कौन सी हैं? नंबर वन कौन सा वाला है? ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो। इंडिविजुअल्स who were born in India on or after 26 of January 1950 AD after the Constitution came into force। दूसरा क्या कहता है? नागरिकता अधिनियम 1955, संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति का प्रावधान। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग है।
प्रोविजन फॉर द अटेनमेंट, इसी में चेंज किया गया था अभी जो एनआरसी आया था और सीएए जो आया था। फॉर द अमेंडमेंट एंड द अबोलिशन ऑफ द सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। उसके बाद आता है पीआईओ के द्वारा दोहरी नागरिकता। एक कार्ड होता है, अभी मैं डिफाइन करूंगा। तो जो 3 टाइप वाली थी, वो एक तो वो थी कि जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मे हों। दूसरी वाली ये थी कि शरणार्थी आए थे, रिफ्यूजी आए थे, बहुत सारे माइग्रेट हुए थे फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, उनके लिए। तीसरी भारतीय जो दूसरे देशों में निवास करते हैं, मतलब इंडियंस हु लिव इन अदर कंट्रीज। अब आता है कैटेगरी ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो भारतीय मूल के नागरिक हैं उनकी क्या कैटेगरीज होती हैं। पहला वाला है NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। लिखा ही है नॉन रेजिडेंट इंडियन। इनको क्या बोलते हैं, इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं NRI। क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम शॉर्ट में बोलते हैं NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। दूसरा वाला होता है भारतीय मूल के व्यक्ति, मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। अभी क्या होता है आगे डिफाइन करेंगे। तीसरा होता है भारत के समुद्र पार या नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसको कह सकते हैं ऐसा भी कि भारत की सीमा के बाहर निवास करने वाले लोग, ऐसा भी कह सकते हैं इस वाले को। अब नागरिकता की जो प्राप्ति हो सकती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने प्रकार से हो सकती है, 5 टाइप से मिल सकती है। कितने टाइप से, 5 टाइप से बेटा, 5 प्रकार से देश की नागरिकता आपको मिल सकती है। नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो कितने हैं, 5 टाइप्स हैं। नंबर 1, जन्म से। कोई भी, जैसे मैं हूं, आप सब हैं, हम लोग, वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। हम भारत के नागरिक कैसे हैं, बाई बर्थ हैं, जन्म से हम लोग भारत के नागरिक हैं, हमारा जन्म भारत में हुआ इसीलिए हम लोग हो गए। वंशाधिकार बाय डिसेंट, अभी पढ़ाऊंगा। बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय द लैंड एक्विजिशन। दीज आर द 5 टाइप, दीज आर द 5 टाइप। यही 5 टाइप्स हैं जिससे कोई भी देश का नागरिक हो सकता है हमारे भारत का। अब 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर 1, सिटीजनशिप बाय बर्थ, जन्म के दौरान नागरिकता। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी या उसके बाद भारत में हुआ है, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद क्या है इसमें, एक्सेप्शन क्या है, विदेशी राजनयिक, एम्बेसडर, हाई कमिश्नर के बच्चे या शत्रुओं के अधीन भारत के भूभाग से उत्पन्न होने वाले बच्चे इस आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो मतलब है, एवरी पर्सन हु वॉज बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 of January of the Constitution shall be a citizen of India by birth, exception children of foreign diplomat, means ambassador, means क्या होता है, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर, सेम चीज है, थोड़ा चेंज है। एंड चिल्ड्रन born in land of India under enemies will not be able to get the citizenship on this basis। उनके लिए तरीका दूसरा होता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार अब भारत में जन्म लेने वाला केवल उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, सिटीजनशिप विल बी ग्रांटेड ओनली टू दोज born in India whose parent are the citizen of India। ये वाला पॉइंट है। सेकंड, बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब होता है वंश परंपरा के आधार पर। भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता कोई भारत का नागरिक हो। अगर बाहर देश में भी कहीं जाके सिटीजनशिप ले ली है और बच्चा इंडिया में नहीं, बाहर में कहीं बॉर्न होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक इंडिया का सिटीजनशिप हो, तो अ पर्सन born outside the territory of India after 26 January 1950 will be considered as the citizen of India if the parent at the time of his birth a citizen of India। माता की नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान
इसमें 1992 में प्रदान किया गया था। प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप टू चिल्ड्रन born abroad on the basis of mother citizenship has been made by the Citizenship Amendment Act 1992। थर्ड क्या कहता है, निम्नलिखित वर्गों में ये कौन सा, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। अभी बात करते हैं इसके बारे में। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा, मतलब रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पीपल फॉलोइंग इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई रजिस्ट्रेशन। कौन सी वाली कैटेगरी हो सकती है भाई, वो सीधा सीधा है, उसका जो सिस्टम है वो क्या होता है, वो ये होता है बेटा, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हों। पर्सन हु हैव बीन रिसाइडिंग इन इंडिया सिंस 5 ईयर बिफोर द डेट ऑफ फिलिंग द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। मतलब आज एप्लीकेशन डाला और उससे पहले 5 साल पहले से वो इंडिया में रहते थे, तो पॉसिबिलिटी है उसके बेस पर उनको मिल सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है, वे भारतीय मूल के लोग जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हैं। दोज पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर रिसाइडिंग इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिविजुअल इंडिया। इंडिविजुअल का इंडिया का मतलब है, मतलब होता है अनडिवाइडेड इंडिया। लिखूं तो मैं ज़्यादा अच्छा है इसको, है ना, मैं इसको लिख देता हूँ अनडिवाइडेड इंडिया, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था। थर्ड इज, वे स्त्रियां जो भारतीय नागरिक से मैरिज कर चुके हैं या आगे करने की संभावना है। वुमेन हु हैव मैरिड इंडियन सिटीजन और विल मैरी इन फ्यूचर। डी कहता है राष्ट्रमंडल देश के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी करते हों। सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री हु लिव इन इंडिया और वर्क इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है बेटा। नेक्स्ट सीधा सीधा आपका पॉइंट कहता है फोर्थ वाला, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ तरीका क्या है जिसके बेस पर आपका सिटीजनशिप मिल सकता है। तो लिखा है बाई नेचुरलाइजेशन, पूर्ण आयु और क्षमता का कोई व्यक्ति जो राष्ट्रमंडल देशों का निवासी हो। कॉमनवेल्थ ग्रुप जानते हो क्या होते हैं, आप में से पहले मेरे को ये बताओ, कोई बता सकता है, न हो किसका, राष्ट्रमंडल देशों का निवासी न हो, या भारतीय मूल का न हो, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है जब वह भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र ले लेता है। एनी पर्सन of full age and capacity, मतलब minimum age 18 years, who is not a resident of Commonwealth country or not of Indian origin can obtain citizenship of India when he or she obtained a certificate of naturalization from the government of India। Commonwealth country बता दीजिए क्या होता है, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो बताऊंगा। कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं, अगर आप नहीं बता पाएंगे तभी मैं बताऊंगा, पहले आप में से कोई बता सकता है तो बताइए, कॉमनवेल्थ कंट्री क्या होता है बताओ, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वो क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। हम्म, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत देशीकरण के द्वारा उसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो कम से कम 10 वर्ष भारत में रह चुका हो। अभी बताता हूँ, बाय नेचुरलाइजेशन अंडर, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, citizenship will be granted to the same person who has lived in India for at least 10 years। कितना, 10 ईयर से वो इंडिया में रहते रहे हैं तो उनके बेस पर मिल सकता है। नेक्स्ट, भूमि अर्जन के द्वारा, चलिए यहीं हम बात कर लेते हैं। रूल्ड बाय ब्रिटेन, वेरी गुड कार्तिक, काफी हद तक आपने सही बताया है, बाकी और कमी जो भी है वो हम पूरा कर देते हैं। मैं लिख देता हूं CWI
जी, एक गेम भी होता है कॉमनवेल्थ गेम, इंडिया में 2010 में हुआ था, पता होगा शायद। तो क्या होता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ ग्रुप, राष्ट्रमंडल समूह। ठीक है। पॉइंट आता है इसका जो फाउंडेशन है वो कब रखा गया था बेटा, इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो कितने हैं, क्या इसका इंडिया मेंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आप फाउंडेशन जो था, प्रॉपर फाउंडेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो कब हुआ था, वो आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें कई सारे स्टेज हैं एक्चुअली, जिसका एस्टेब्लिशमेंट है उसको लेकर कई सारी स्टेज हैं इसकी स्थापना को लेकर। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले एक डिक्लेरेशन हुआ था 1926 में, क्या हुआ था, एक डिक्लेरेशन हुआ था। फिर बाद में 1931 में कुछ पॉइंट आए। फाइनली अगर हम बात करें जब इसका फाउंडेशन रखा गया था तो वो आपका होता है 28 अप्रैल 1949। यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ। इंडिया मई 1949 में इसका मेंबर भी बन गया था, इंडिया इसका मेंबर है। तो क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसकी हेड कौन है। तो हेड ऑफिस जो होता है बेटा वो है आपका ब्रिटेन में, लंदन में। हेड ऑफिस जो कहाँ पर है, लंदन में भाई। अगर आता है इसका हेड कौन होता है, तो हेड होता है किंग और क्वीन, किंग और क्वीन ऑफ ब्रिटेन, किंग और क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का राजा या रानी। अब जो ब्रिटेन का राजा रानी है तो अभी फिलहाल कौन है, एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट भाई क्वीन है वहाँ की एलिजाबेथ सेकेंड, एट प्रेजेंट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। इसके बाद एक और पॉइंट की बात करते हैं इसी से रिलेटेड। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर्स अभी एट प्रेजेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर 54। इसके जो कुल सदस्य हैं वो हैं आपके 24 मेंबर हैं। अब बात आता है कौन है, ऑलमोस्ट सभी तो नहीं लेकिन फिर भी लगभग लगभग मेन, ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मेंबर्स वर द वर द फॉर्मर टेरिटरी, was a territory of ब्रिटिश एम्पायर। इनमें से अधिकांश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे या क्षेत्र थे। क्लियर, ऑल क्लियर, एनी प्रॉब्लम, बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी जल्दी, कोई प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल हेड इसके जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। हम्म, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। इसी को चोगम बोलते हैं, चोगम। इसका जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी की जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं चोगम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब क्या कहता है। नेक्स्ट है नंबर फिफ्थ, अर्जित भूभाग के विलय के द्वारा नागरिकता प्राप्त करके। ठीक है, मतलब क्या कहता है, बाय द एक्विजिशन ऑफ लैंड। यदि किसी यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, मान लिया इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, इंडिया चाइना का वॉर हुआ, इंडिया ने चाइना को डिफीट कर लिया, तो भी पॉसिबिलिटी है। तो यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का स्वतः
भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए गोवा, दमन एवं दीव, सिक्किम, पुडुचेरी राज्य क्षेत्र का जब भारत में विलय किया गया था तब वहां अधिवासित लोगों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई थी, क्योंकि ये पार्ट हमको आफ्टर इंडिपेंडेंस मिला है, ये पता है ना। गोवा, दमन एंड दीव in 1961, Sikkim in 1975, Puducherry in 1954. So if a new land is included in India, then the people residing in that area automatically get the citizenship of India. Example, गोवा। इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? गोवा 1961, दमन एंड दीव 1961, सिक्किम 1975, पुडुचेरी 1954. Territory were merged in India, then the people domiciled there automatically got citizenship of India. नेक्स्ट कहता है बेटा नागरिकता की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। तो कैसे होता है? देयर आर थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स हैं? थ्री टाइप्स हैं, तीन प्रकार हैं। तीन प्रकार से आपको नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। 5 प्रकार से नागरिकता आप अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। कितने टाइप से नागरिकता ले सकते हैं? 5 टाइप से अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड टर्मिनेशन कितने टाइप से हो सकता है? 3 टाइप से। तो नागरिकता का परित्याग जो होता है वो कहता है रिनंसिएशन। सबसे पहले है पूर्ण आयु एवं क्षमता का कोई व्यक्ति जो 18 ईयर्स ओल्ड कम से कम हो। भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध की स्थिति होने पर रोक सकती है। एनी इंडियन सिटीजन ऑफ फुल एज and capacity can declare citizenship under the prescribed format. The announcement of such person can prevent the central government from क्या है engaging any war. अगर कोई भी हमारा इंडिया किसी अदर कंट्री के साथ किसी वॉर में इन्वॉल्व है तो ऐसे टाइम पर कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा अगर 18 साल की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ सच पर्सन विल रिमेन इंडियन। अगर 18 ईयर्स का ऑलरेडी था तो फिर डिसाइड कर सकता है कि भाई मैं तो यहाँ रहूंगा कि वहां रहूंगा, है ना। वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर उसकी एज 18 ईयर्स नहीं हुई थी तो बाद में आके इंडिया के सिटीजनशिप अडॉप्ट कर सकता है। बट द चाइल्ड कैन टेक इंडियन सिटीजन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। आफ्टर दैट कौन सा होता है? बर्खास्तगी, टर्मिनेशन। जो टर्मिनेशन है वो क्या कहता है? किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। एनी इंडियन सिटीजन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री विल ऑटोमेटिकली लूज द इंडियन सिटीजनशिप। कोई डाउट है तो बता दो। एनी इंडियन सिटीजन, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है तो उसकी अपने आप समाप्त हो जाती है अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है। यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत सरकार युद्धरत हो, अर्थात किसी युद्ध में शामिल हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न कर दे। दिस सिस्टम डज नॉट अप्लाई व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट इज एट वॉर, दैट इज इट इज इन्वॉल्व इन अ वॉर एंड अंटिल द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव कंसेंट ऑफ दिस रिगार्ड। नेक्स्ट कहता है वंचित किए जाने पर क्या कहता है? डेप्रिवेशन, मतलब खुद से समाप्त कर देती है सरकार। ऐसे भारतीय नागरिक जो देशीयकरण मतलब बाई नेचुरलाइजेशन उन्होंने अडॉप्ट किया था या बाई पंजीकरण मतलब बाई रजिस्ट्रेशन भारत का नागरिक बना है और केंद्र सरकार के आदेश से वंचित किया जा सकता है। हो सकता है गलत डॉक्यूमेंट दे दिए हों उसने अडॉप्ट करने के टाइम पर, ठीक है द्विवेदी जी। तो एन इंडियन सिटीजन हु हैज बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाई नेचुरलाइजेशन और बाई रजिस्ट्रेशन बाई कैन बी डिनाइड द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। मतलब इसके भी 3 तरीके हो सकते हैं। पहला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डिनाई अ पर्सन इंडियन सिटीजनशिप ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। 3 तरीके हैं खत्म करने के। उस 3 में भी लास्ट वाला जो है उसके भी 3 तरीके हैं, ठीक है ना। जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट के भी 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स हैं लास्ट पॉइंट वाले के। क्या?
नंबर 1, उस व्यक्ति के द्वारा नागरिकता प्राप्ति के लिए किसी छल या झूठे तथ्यों का प्रयोग किया गया हो, वास्तविक तथ्यों को छुपाया गया हो। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय दैट पर्सन द रियल फैक्ट हैव बीन हिडन यूजिंग सम ट्रिक या फॉल्स ट्रिक। नंबर 2, भारत के संविधान क्या कहता है? इसके लिए 5 तरीके होते हैं बेटा। क्या 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 होते हैं देख लेते हैं। भारत के संविधान के प्रति अनादर के और अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की हो, हैव एक्सप्रेस क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट एंड डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का जो संविधान है उसके खिलाफ कोई काम कर रहा हो, डिसरिस्पेक्ट रखी हो। थर्ड इज, किसी युद्ध में जब भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर जो राष्ट्र विरोधी हो। व्हेन इंडिया इज इन्वॉल्व इन अ वॉर एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और इलीगल ट्रेड इज डन इलीगली विद द एनिमी कंट्री विच इज एंटी नेशनल। इसके अलावा भी है, मतलब 3 नहीं है, 3 से ज्यादा है। तो क्या है? 5 है एक्चुअली टोटल। नागरिकता वैसे 3 है टोटल, उस 3 में से जो थर्ड पार्ट है उसके 5 टाइप है। तो क्या कहता है फोर्थ? नागरिकता के रूप में पंजीकरण और देशीकरण के बाद 5 वर्षों में व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्ष का कारावास। इन 5 years after registration and nationalization as a citizenship, 2 years of imprisonment in another country। किसी केस में फंस गया दूसरे देश में, 2 साल का सजा हो गया, सिटीजनशिप चली जाएगी। और लास्ट है, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। सिटीजन शुड नॉर्मली हैव बीन लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर 7 years। या 7 years से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। पॉइंट समझ आया? मतलब जो टर्मिनेशन होता है बेटा, टर्मिनेशन के कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं। टर्मिनेशन के कितने टाइप है? 3 टाइप। नंबर 1 रिनंसिएशन, नागरिकता का परित्याग। नंबर 2 टर्मिनेशन। और नंबर 3 कौन सा होता है? डिप्रीवेशन। ये वाला जो होता है आपका, इसके 5 टाइप हैं, ठीक है, ओवरऑल 3, उनमें से लास्ट वाले के 5। अब एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं अनिवासी भारतीय, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्या होता है? कई बार पूछा गया है कि एनआरआई डे कब होता है, ये पता है ना आप लोगों को? एक होता है इंडिया में एनआरआई डे। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन 9th जनवरी। तो 9 जनवरी को होता है, इसी को बोलते हैं पीबीडी, प्रवासी भारतीय दिवस। तो क्या होता है? ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 1 साल में 182 डेज अथवा उससे अधिक समय अवधि तक विदेशों में रहते हैं। मतलब मिनिमम 182 डेज लाइव इन एनी फॉरेन कंट्री, मिनिमम, ठीक है। तथा भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, अनिवासी कहलाते हैं। तो इंडियन सिटीजन हु इन द ईयर फॉर द पर्पज ऑफ जॉब और ऑक्यूपेशन live in foreign countries for 182 days or more and Indian passports hold Indian passport hold are called NRI। भारतीय मूल के व्यक्ति एक होता है PIO, ये कार्ड होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब तो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है, एंड हो रहा है इसका। तो वे व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। तो इंडिविजुअल हु themselves or whose ancestor were once citizen of India but currently these people have become the citizen of another country। अब इसके लिए कार्ड आता है 15 सितंबर 2002 को। अटल जी थे हमारे पीएम, अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया था 15 सितंबर 2002 को। भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारतवंशी कार्ड की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इस कार्ड के द्वारा भारतवंशियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई। इन द ईयर ऑफ 2002, इन द ईयर ऑफ, या ऑन 15 सितंबर ऐसे लिख सकते हैं 2002, द प्रोसेस ऑफ भारतवंशी कार्ड मतलब पीआईओ, इट मीन्स पीआईओ was started for person of Indian origin। The following facility were given to the Indian by this card। भारतीय मूल के व्यक्ति क्या कहता है? कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्षों तक विदाउट वीजा इंडिया में आ सकता है, जा सकता है, चाहे उसके पास सिटीजनशिप है या नहीं है, बट पहले वो सिटीजन था इंडिया का। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO
card holder can come to India without a visa for 15 years from the date of issue of the card without the citizenship. ठीक है। नेक्स्ट एक आता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI। ये वाला जो कार्ड है आपका, ये पहली बार 2006 में मिला था, 9 जनवरी 2006 को, 9 जनवरी को। क्या होता है, NRI 15,000 रुपीज में मिल जाता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज अ फॉर्म of permanent residence available to people of Indian origin and their spouse will allow them to live and work in India क्या है, indefinitely, मतलब किसी भी समय तक इंडिया में रहता है तो OCI का स्टेटस मिल सकता है, कितनी भी बार आ सकता है, जा सकता है। जैसे यहाँ पर तो 15 ईयर्स था, यहाँ पर टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। अब एक आता है OCI कार्ड के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, किस बेस पर मिल सकता है। अभी सभी को मिलने की बात चल रही है जो बाहर विदेशों में रहते हैं, हमारे अपने नागरिक जिनके पास पहले सिटीजनशिप था। कहता है इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम और द आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। अगर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कोई हमारे भारत देश का नागरिक था, हमारे भारत देश का नागरिक था, तो उसको OCI कार्ड मिल सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है बेटा इसके बाद एलिजिबल, क्या होता है, एक एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक, मतलब उसके पास 26 जनवरी 1950 तक भारत की क्या थी, उसके पास भारत की पहले से ही सिटीजनशिप थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए थे, उसके बाद इंडिया का नागरिक बन गया हो, भारत का कोई पार्ट शामिल हो गया हो इंडिया में, जैसे सिक्किम वगैरह था। चाइल्ड और डिसेंडेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम एनी ऑफ अबव मेंशन्ड कैटेगरी, इनमें से किसी के भी बच्चे हो सकते हैं, ये जो 3 कैटेगरी हैं। माइनर मतलब 18 साल से छोटा, बिलो 18 ईयर्स of person belonging to any of the above, a minor child of whom either or both the parent are citizen of India, या तो मदर या तो फादर, anyone. Foreign origin spouse of citizen of India or of a person holding OCI status, marriage need to be registered. They are married for more than 2 years continuously before the date of the application. नेक्स्ट क्या कहता है, एक ये PIO है और एक आपका है भाई OCI। इन दोनों में मेन डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, जो फॉरेन सिटीजन होते हैं एक्सेप्ट द नेशनल ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इनके अलावा जो होते हैं उनको PIO कार्ड मिल सकता था। अ फॉरेन नेशनल who was eligible to become citizen of India on 26 January 1950 was the citizen of India on or any at any time। ये वाला आपका किसके लिए होता है, ये वाला आपका OCI वाला है। After 26 January 1950 or belong to a territory that become the part of India after 15/8/1947, मतलब 15 अगस्त 1947, is eligible for the registration as the overseas citizen of India OCI। Minor children of such person are the eligible for OCI। However, it is applicant had ever been a citizen of Pakistan or Bangladesh, he or she will not be eligible to क्या OCI, मतलब इनको नहीं मिलेगा अगर इंडिया से पाकिस्तान या इसके लिए बांग्लादेश के लिए वो अप्लाई कर चुके थे। तो इधर क्या था, फॉरेन सिटीजन हो, इसके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, कोई भी आपके क्या है, बॉर्न हुए हैं इंडिया में या परमानेंट रेजिडेंट है इंडिया के, तो मिल सकता है। बेनिफिट इसका क्या था, 15 ईयर तक विदाउट वीजा एंट्री। OCI एंटाइटल्ड मल्टीपर्पज और मल्टीपल एंट्री, हाउ मेनी टाइम्स, कितने भी टाइम आप आ सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी टाइम ड्यूरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दे आर एक्सटेंडेड एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एट FPRO
और FRO इन देयर स्टेट डज नॉट एक्सीड 180 डेज, मतलब 180 दिन से भी ज़्यादा रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रह सकते हैं। लेकिन आफ्टर एवरी 30 डेज उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर कोई रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। इंडिया में कितने भी दिन तक रह सकते हैं, फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे, ठीक है ना। दे एंजॉय, क्या कहता है, पैरिटी विद NRI इन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल बेनिफिट। मतलब NRI वही आपके जो NRI वाले बेनिफिट होते हैं वो इनको यहाँ पर मिलते हैं। इधर की अगर हम लोग बात करें तो इनके पास बहुत सारे राइट होते हैं, वही सेम टू सेम इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड, ठीक है ना, वो आपके यहाँ रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आता है ऑल फ्यूचर बेनिफिट दैट वुड बी एग्जम्प्टेड टू NRI वुड ऑल्सो बी अवेलेबल टू द PIO कार्ड होल्डर। ठीक है ना, जिसके पास PIO कार्ड होल्डर, जो PIO कार्ड है वो आपका क्या कहता है, फ्यूचर बेनिफिट उसको मिल सकते हैं। इसके बाद फिर आता है आपका ये OCI वाला। OCI के पास थोड़ी सी ज्यादा राइट है क्योंकि लाइफ टाइम है, बस इतना समझ लो, दिस इज लाइफ टाइम एंड दिस इज फॉर 15 ईयर्स। ये मेन पॉइंट है, बाकी सब भूल जाओ चलेगा। यही इसके बारे में यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एक एक्ट आया था 2019 में जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, था ना अभी नागरिकता वाला जो बिल था, उसमें वो कंट्री ध्यान रखना, द बिल सीक अमेंड क्या था, टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय द सीकिंग द ग्रांट टू ग्रांट सिटीजनशिप टू अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम, जिसमें आपका हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन। ये पूछा जा सकता है कौन कौन से रिलीजन शामिल किए गए, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन फ्रॉम कहाँ से आए, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ऑल केसेस ऑफ एनी दीज कम्युनिटीज पेंडिंग बिफोर एनी अथॉरिटी शैल क्या है, स्टैंड अबेटेड। और ये डेट इसके लिए दी गई है दिसंबर 31 कितना है 2014, 31 दिसंबर 2014, while detention of foreigner in all other state is done under the Foreigner Act 1946। ठीक है, ये इलीगल माइग्रेंट अगर होते हैं तो उनको आउट किया जा सकता है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट चेक करके उनको रखा भी जा सकता है। तो मेन मेन पॉइंट ये है, ये जो बिल है कहता है अप्लाई नहीं होता असम पर, मेघालय पर, मिजोरम पर और त्रिपुरा पर, इंक्लूडिंग 6 शेड्यूल। मतलब इन 4 स्टेट ऐसे हैं जिन पर ये अप्लाई नहीं होता, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वहां के लिए अलग से तैयार किया गया था NRC। ठीक है बेटा, तो बस इतना ही था, बाकी मुलाकात हम लोग कल करेंगे, इतना रिवीजन करके रखना। कोई अगर डाउट हो तो एक बार आप लोग मेरे को बता देना। क्लियर? कोई डाउट? चलिए चलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बढ़िया से पढ़ते रहो अच्छे से।